हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 2। बच्चों, इस अध्याय में हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़ लिया है। ये इस अध्याय का 5वां पार्ट है। इसके पहले वाले यानी कि चौथे पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था कि प्रश्न उत्तर किया था, ठीक है। और इसमें हम लोग उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन निकाल तैयार हो जाइए और लिखिए। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग बुक लिए हैं तो पेज नंबर 30 खोल लीजिए, ठीक है। आपको पता है मैं कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की। तो चलिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन किन विधियों का अपनाएंगे या प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है, लगभग जे तक, तो इनको अलग करने के लिए आप कौन सी विधि का, कौन सी मेथड का चयन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों चलिए एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक एक का आंसर देते हैं आपको, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों है ये वाला कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। बच्चों देखिए, सोडियम क्लोराइड यानी कि आपका जो नमक है वो जल में मिला हुआ है, तो उसको अलग करना है, तो कौन सी विधि अपनाएंगे? चलिए बताइए। 2 सेकंड टाइम है आपके पास। नहीं पता? याद आ गया? चलिए, तो कौन सी विधि है? वो है वाष्पन या वाष्पीकरण, ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा बच्चों, लिखते रहिए, अगर नहीं तो मैं अभी आपको आंसर दिखाऊंगा तब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे आप लोग? कौन सी विधि है? चलिए जल्दी बताइए। तो इसका पृथक करने में कौन सी विधि अपनाएंगे? तो देखिए, अब सबसे पहले आप देखिए अमोनियम क्लोराइड क्या है। ये ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड तो होगा नहीं, लेकिन अमोनियम क्लोराइड तो हो जाएगा ना ऊर्ध्वपातन, तो इसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया कराएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ऊर्ध्वपातन विधि का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। चलिए सी वाला देखिएगा, धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। बच्चों इसमें देखिएगा कि छोटे छोटे टुकड़े हैं, इंजन ऑयल में मिले हुए हैं, तो हम लोग छान के अलग कर सकते हैं ना। तो इसमें छानन छानन की विधि यानी छानन विधि, या हम लोग कह सकते हैं फिल्ट्रेशन या निस्पंदन का हम लोग इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सारे आंसर दिखा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। बच्चों देखिए डी वाला देखिए कि दही से मक्खन निकालने में, फिर कई बार आपको बताया हुआ है, इसमें कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग? अपकेंद्रण। कौन सा? अपकेंद्रण, ठीक है। चलिए ई वाला देखिएगा, जल से तेल निकालने में, तेल निकालने में, ठीक है। तो देखिए जल से तेल निकालने में करवाया था लेक्चर में भी और उसके बाद भी करवाया था। इसमें होता है पृथक्करण कीप का इस्तेमाल करके, ठीक है बच्चों। चलिए यह वाला देखिएगा, चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने में। ये तो बहुत आसान है कि चाय से चाय की पत्तियों को कैसे अलग करेंगे? छान करके। तो इसमें छानने की विधि इस्तेमाल होती है, ठीक है, छानन विधि। जी वाला देखिएगा कि बालू से लोहे की पिनों को अलग करने में या पृथक करने में। देखिए बालू में क्या है कि लोहे के पिन मिले हुए हैं, तो इसको कैसे अलग करेंगे? तो बच्चों देखिए इसमें जो विधि अपनाई जाती है वो होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा 8वीं में, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी विधि है कि अगर लोहा है तो क्या चुंबक के प्रति अट्रैक्ट होगा, तो हम लोग चुंबक पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करके इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला एच वाला देखिएगा कि भूसे से गेहूँ को पृथक करने में। अब ये क्या है बच्चों? देखिए ये विधि भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब लेकिन आप लोग ये पिछली कक्षा में पढ़े हुए हैं कक्षा 8 में, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें फटकन विधि इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन सी विधि? फटकन, ठीक है। अगर अब गांव से होंगे तो उसको कहते हैं ओसाना, ठीक है, जैसे अनाज को ओसाया जाता है ना, कुछ उस तरीके से, ठीक है। चलिए अगला है कि पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण पानी से अलग करने के लिए, इसके लिए कौन सा मेथड अपनाएंगे बताइए? अभी मैंने पढ़ाया था कि पानी को घर में सप्लाई करने से पहले क्या क्या किया जाता है, उसी का एक स्टेप ये भी है। तो इसमें आप वो कर सकते हैं, भारण कर सकते हैं, यानी कि किसी बड़े टैंक में भर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो कण होंगे वो तली में बैठ जाएंगे, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए भारण या फिटकरी का यूज़ करके, ठीक है। अगला है जे वाला देखिएगा, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से। देखिए जो पुष्प की पंखुड़ी होती है उसको जब हम निचोड़ लेंगे तो उसमें कई रंग मिल जाता है, ठीक है, से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। रंजक मतलब रंग, ठीक है। तो कैसे उसको अलग करेंगे? तो इसमें कौन सी विधि अपनाएंगे बच्चों? आपको याद है मैंने क्रोमा जैसा कुछ बताया था, क्रोमेटोग्राफी। बच्चों क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। अगर रंग की बात करेंगे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन अच्छे से। चलिए अब लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों
पहले आंसर देख लीजिए, ठीक है। देखिए जल्दी से आंसर देख लीजिए। ये पहला का आंसर जो मैंने बताया हुआ है, दूसरे का BCDEFGHIJ जो मैंने बताया सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए जल्दी से, और कॉपी में लिखते रहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले यानी कि फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। अब आपको चाय बनाना है, और चाय बनाते बनाते आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए देखिए, चाय बनाने आता है ना? नहीं आता है, कोई बात नहीं, अभी सिखा देंगे 2 मिनट में। देखिए क्या कह रहा है आंसर में कि सर्वप्रथम हम एक पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में लेंगे। अब पात्र क्या है? वो जिसमें आप चाय बनाएंगे, ठीक है ना, केतली मान लीजिए, या जिसमें आप बना रहे होंगे वो, ठीक है। उसमें क्या करें, 1 कप पानी डालेंगे, किसके रूप में? विलायक के रूप में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसी में सबको घोलना है। ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप देखिए, इसमें चीनी डालिए, जो एक क्या है, विलेय। चीनी क्या पानी में घुल जाएगी, तो वो विलेय है। देखिए बच्चों, साथ साथ हम लोग इन शब्दों का भी प्रयोग करें, विलेय विलायक का भी प्रयोग करें, ठीक है। देखिए विलायक के यहाँ इस्तेमाल करिए, विलेय का यहाँ इस्तेमाल कर लिए। अब देखिए आपको जल तथा चीनी विलयन प्राप्त होगा। देखिए विलयन का भी इस्तेमाल कर लिए हम लोग, ठीक है, क्योंकि चीनी जल में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। देखिए पानी क्या था, विलायक, चीनी क्या है, विलेय, घुल गया क्या बन गया, विलयन, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें 1 या आधा चम्मच चाय की पत्ती डाल लीजिए, जितना आपको चाहिए, ठीक है, अपने हिसाब से। जो जल में क्या है, अघुलनशील है। तो बच्चों क्या चाय की पत्ती जल में घुल जाएगी? कभी चाय बनाते हुए देखे होंगे, आप बनाते हैं तो क्या घुलती है? नहीं घुलती है ना, तो वह विलेय है, ठीक है। तथा इसे उबालिए, क्या करेंगे, उबालेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, अब क्या करेंगे, अब उबाल लिए। अब देखिए उबालने के बाद क्या करेंगे, दूध मिलाएंगे उसमें ना। तो कह रहा है इसमें 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक पुनः उबालिए, मतलब गर्म करना है आपको, ठीक है। अब दूध डालिए, ठीक है, चीनी भी डाल लिए, चाय पत्ती भी डाल लिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ मैं, चलिए। अच्छा देखिए अब क्या होगा, अब चाय आपकी लगभग बन गई है, ठीक है। अब बस लास्ट स्टेप बचा हुआ है। अब क्या करना है, आपको एक छन्नी लेना है, ठीक है। छन्नी में तो जैसे चाय को छानेंगे, ठीक है, क्योंकि बिना छाने तो किसी को पिलाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, इसे छानिए। आपको चाय घुले यानी कि फिल्ट्रेट तथा चाय की पत्तियाँ छननी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त होंगी। जैसे जो चाय हम लोग उबाले थे, तो उसमें चाय का स्वाद तो चला गया होगा, जो चाय उसमें तो घुल गई होगी, ठीक है, घुले हो गई वो, ठीक है। लेकिन जो चाय की पत्ती थी वो क्या है, वो अघुले है, ठीक है, वो अबिलेय था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको छन्नी से बाहर निकाल लेंगे, अवशेष के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों ये था पूरा चाय बनाना। आई होप आपको चाय बनाना आ गया होगा, ठीक है, आ गया, ठीक है, मुबारक हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन देखते रहिए, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांचा। किताब में देखिए ना, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। बच्चों ये तालिका देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए ये तालिका देख लिया आप लोग। अब देखिए ये कौन किया है, प्रज्ञा की है, आप लोग नहीं किए हैं, ठीक है, आप लोग भी करिए। देखिए ये अब विलेय पदार्थ है, ठीक है। ये तीनों क्या है, सॉरी इसमें 1 2 3 4 लिए हैं, ठीक है। ये चारों क्या है, विलेय पदार्थ हैं, ठीक है। और ये तापमान अलग अलग तापमान पे अलग अलग क्या है, उनकी विलेयता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो घुलनशीलता क्या होगी, घटती बढ़ती रहेगी, ठीक है। देखिए क्या है कि 283 पे 293, 313, 333 और 353 पे, तो मुझे इसी के बीच में करना है, ठीक है। चलिए अब इसको देख लिए। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर, कितने बच्चों, 313 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कि ये 100 ग्राम, ये टोटल कितने कितने के लिए है, 100 ग्राम के लिए है, कितने के लिए, 100 ग्राम के लिए। तो जब 100 ग्राम में 62 आ रहा है तो 50 ग्राम में कितना आएगा, 31 आएगा ना, कितना आएगा, 31। देखिए इसको लिखना कैसे है, समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए इसका आंसर देखिए पहले का कि
चूँकि 100 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3, ये इसका फार्मूला है पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु मात्रा कितनी है, 62 ग्राम है। यानी कि 100 ग्राम में कितना घुल रहा है, 62 ग्राम। तो 50 ग्राम में कितना घुलेगा, उसका आधा। तो देखिए इसलिए 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर KNO3 की मात्रा कैसी होगी, तो 62/100 इंटू 50 कितना आ जाएगा, 31 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया कि 100 ग्राम में कितना घुल रहा था, 62 ग्राम। तो 50 में कितना घुलेगा, 31 ग्राम। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्या कह रहा है कि बी प्रज्ञा 353 केल्विन पे, कितने पे, 353 केल्विन पे, एकदम लास्ट में देखिए, पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है। ठीक है, और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। देखिए बच्चों 353 केल्विन पे गर्म कर रही है। ठीक है, लेकिन क्या कर रही है, उसको फिर कमरे के ताप पे क्या कर रही है, ठंडा कर रही है। तो अब देखिए जब विलयन ठंडा होगा तो क्या अवलोकित करेगी, वो क्या अवलोकन करेगी प्रज्ञा, क्या उसको दिखेगा, क्या स्पष्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, बहुत आसान सा है बच्चों कि जब पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl के संतृप्त घोल यानी कि विलयन को जब ठंडा किया गया तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया, यानी प्रज्ञा ने देखा कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से क्या हो गए, पृथक हो गए। बच्चों देखो उसको पहले क्या, विलयन को पूरा गर्म किया गया और जब ठंडा किया गया तो क्या होगा, उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गए, KCl के क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है, क्या होती है, घुलनशीलता घटती है, अतः ठोस KNO3 होगा बच्चों, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होगा। ठीक है, का क्रिस्टल प्राप्त हुआ। एक मिनट बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड बच्चों KCl होगा। ठीक है ना, KCl का क्रिस्टल क्या हुआ, प्राप्त हुआ पोटेशियम क्लोराइड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, सी क्या कह रहा है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। कितने पे, 293 पे, कॉलम नंबर 2 में देखिएगा, 283 के बाद 293। ठीक है, इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर बच्चों उसी वाला है ना। देखिए क्या कह रहा है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता इस प्रकार है। देखिए जो आपका पहला है पोटेशियम नाइट्रेट दिख रहा है, उसकी घुलनशीलता कितनी है, 32 ग्राम है, लिखा हुआ है सीधे सीधे 293 काल में। देखिए उसके बाद सोडियम क्लोराइड देखिए 36 ग्राम है, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड है 35 ग्राम है, और आपका अमोनियम क्लोराइड है वो कितना है, वो 37 ग्राम है। ठीक बच्चों, आगे देखिए ये हो गया, यही था क्रम। ठीक है, अब देखो डी वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, डी में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर डी कि तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या पड़ता है। ठीक है, चलिए यानी कि तापमान जब बढ़ेगा घटेगा तो जो लवण की घुलनशीलता होगी वो क्या होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा उस पर। कह रहा है कि ताप में वृद्धि होने पर या तापमान में वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है तथा ताप में कमी होने पर घुलनशीलता क्या होती है, घटती है। ठीक है, बस एक फैक्ट जैसे याद रखना है कि अगर ताप बढ़ेगा तो लवण की घुलनशीलता बढ़ जाएगी और ताप घटेगा तो क्या होगा, घुलनशीलता कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, आपके उसी पेज पे मिल जाएगी। ठीक है, पेज नंबर 31 पे ही, कि निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। क्या करना है, उदाहरण सहित क्या करना है, व्याख्या करना है। पहला संतृप्त विलयन, वो जो संतृप्त विलयन में पढ़ाया था, विलयन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है उसकी व्याख्या करना है, कोलाइड की व्याख्या करना है, निलंबन की व्याख्या करना है। ये सारा व्याख्या मैंने करवा दिया है ऊपर, फिर भी मैं एक बार आपको जल्दी करवा देता हूँ। ओके, मज़ा आ रहा है वीडियो देख करके, अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए कर दिए लाइक। चलिए अब आंसर देखिए बच्चों संतृप्त विलयन के बारे में। ठीक है, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए संतृप्त का मतलब ये होता है कि जो जिसकी आत्मा शांत हो जाए, जिसको अब और पाने की इच्छा न हो। ठीक है, मतलब वो खुद में संतुष्ट हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त। तो यानी कि सैचुरेटेड हो जाएगा। देखिए
कि जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती है तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। बच्चों समझिए इसको कैसे, कि मान लीजिए कोई विलयन है, ठीक है, या विलेय है, और उसको किसी विलायक में हम लोग डाल रहे हैं और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि स्थिर है, और जब विलेय को घोल रहे हैं, घोलते घोलते एक समय ऐसा आ जाता है कि विलेय घुलना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे अब इसमें विलेय नहीं घुल रहा है, यानी कि ये विलेयन क्या हो गया, संतृप्त हो गया है, अब इसको और विलेय की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वही होती है संतृप्त विलयन। अब देखिए बच्चों दूसरा, शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस। देखिए शुद्ध पदार्थ देखिए, लिखते रहिए साथ में, बस सुनिए मत, ठीक है। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, परिभाषा लिखवाया था ना पहले, ठीक है, तथा उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना चांदी। सेम यही चीज़ मैंने ऊपर भी लिखवाया था, है ना बच्चों, कॉपी में मिला लीजिएगा, नोट तो बना ही रहेंगे, ठीक है, नोट जरूर बनाइए, ठीक है। अब चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, कोलाइड। क्या है बच्चों, कोलाइड। जो कोलाइड को कोलाइडल भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कोलाइड कहिए, कोलाइडल कहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये करे डाल हेडिंग कोलाइड या कोलाइडल, ठीक है, कि कोलाइड विलयन वे हैं जिनमें विलेय के कणों का आकार विलयन से बड़े परंतु निलंबन से क्या होते हैं, छोटे, यानी कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के क्या होते हैं, बीच में होते हैं, ठीक है। कोलाइड को जब मैंने पढ़ा रहा था तो हमेशा इसको बीच में रखा था, एक साइड विलयन रखा था और उस साइड रखा था निलंबन और बीच में कोलाइड, याद है ना। चलिए, तो इनके विलेय के कणों जो होते हैं उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि नेक्ड की, यानी कि जिसे हम लोग नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि छोटे होते हैं, तथा ये अस्थाई होते हैं, अस्थाई स्टेबल होते हैं। कोलाइड टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, बताया था ना बच्चों, जो कोलाइड होते हैं वो क्या करते हैं, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, विलयन भी नहीं करते हैं और ना ही निलंबन करते हैं। कौन करते हैं, कोलाइड, ठीक है। एग्जाम्पल आप रक्त ले लीजिए, जो ब्लड होता है, खून, दूध ले लीजिए, फेस क्रीम ले लीजिए, मक्खन ले लीजिए, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सब टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अगला देखिएगा, डी, निलंबन, ठीक है। चलिए देखिए निलंबन देखिएगा कि निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, बिस्मांगी मिश्रण है, ठीक है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। बच्चों इसका क्या मतलब है कि जिस माध्यम में इनको मिलाया जाता है उनकी समष्टि मतलब उनके जो रिक्त स्थान होते हैं उनके बीच क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो विलेय के कण होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें एग्जिस्ट हो जाते हैं। ये निलंबित कण आंखों से स्पष्ट देखे जा सकते हैं, यानी कि जो इसमें एग्जिस्ट होते हैं उनको हम लोग आंखों से क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दें तो ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं। एग्जाम्पल में कीचड़ का पानी, जो गंदा पानी ले लीजिए, ठीक है, और उसको क्या करिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब देखेंगे क्या होगा कि आपको जब कीचड़ गंदा पानी लेंगे तो उसमें आपको छोटे छोटे कण दिखते रहते हैं आँख से, तो जब हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो जो कण होते हैं, ठीक है, मिट्टी की या फिर जो भी वो चीज़ होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं कि नीचे बैठ जाती हैं, है ना। रेत का पानी ले लीजिए, यानी कि ऐसे पानी लीजिए जिसमें रेत मिला हो, ठीक है। चाक पाउडर तथा पानी, यानी कि चाक को आप क्या करिए, पानी में घोल लीजिए, उसका पाउडर बना करके पानी में घोल दीजिए, तो थोड़ी देर देखेंगे आप एकदम पूरा दिखेगा आपको धुंधला जैसा, और थोड़ी देर में क्या होगा, पानी ऊपर हो जाएगा और जो चाक रहेगा वो तली में बैठ जाएगा। पानी में चूना पत्थर इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये एग्जाम्पल है आपके निलंबन के, और ये किसके थे, ये थे कोलाइड के, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, कहाँ देख रहे हैं, फोकस करिए। 5 देखिए कि निम्नलिखित में प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करके, अब समांगी कौन है कौन विषमांगी है आपको कैटेगराइज करना है, ठीक है, छांटना है। सोडा जल लेना है आपको, लकड़ी, बर्फ़, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। चलिए देखिए बहुत आसान है, आप लोग कर भी लेंगे, ठीक है ना। एक बार वीडियो को रोक लीजिए और करिए। उत्तर देखिएगा कि समांगी मिश्रण में कौन कौन से आ रहे हैं, सोडा जल, सोडा और पानी, जिसको कहते हैं सोडा पानी, ठीक है, बर्फ़, ये भी समांगी मिश्रण हो जाएगा आपका, और वायु ये भी हो जाएगा, सिरका बिल्कुल, छनी हुई चाय, ठीक है।
बिस्मांगी मिश्रण अगर किसी में आप लकड़ी मिला देंगे तो क्या लकड़ी किसी मिल जाएगा? लकड़ी को पानी मिलाइए तो क्या शरबत बन जाएगा? कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। लकड़ी अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, बिस्मांगी हो जाएगा। मिट्टी, आप क्या करिए, मिट्टी को किसी मिला दीजिए, पानी मिलाइए या फिर चाय मिलाइए, कहीं मिलाइए, क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब नहीं मिला तो क्या हो गया? बिस्मांगी मिश्रण, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जल्दी से, कि आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे। जो पुष्टि करने मतलब कि आप प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है ना, कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। आपको एक द्रव दिया गया है, रंगहीन है, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि वो क्या है? जल है, ठीक है, या शुद्ध जल है। देखिए इसका आंसर लिखिए कि उत्तर, यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगहीन द्रव क्या है? शुद्ध जल है। क्यों? क्योंकि बच्चों हमको पता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, याद है ना? देखिए सॉरी, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित यानी फिक्स्ड होते हैं। अगर जल है, अगर शुद्ध जल है तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ठीक है ना। अगर वो जो दिया गया था रंगहीन द्रव हमें, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? कि द्रव है। अगर नहीं हुआ तो नहीं, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु शुद्ध है। ये आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, सॉरी, कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं, ढेर सारे ऑप्शन हैं, 4 नहीं, इतना है। आपको इसमें बताना है कौन शुद्ध है, ठीक है। तो क्या बर्फ़ शुद्ध है? क्या दूध शुद्ध है? इनमें से कौन सा शुद्ध है? चलिए बताइए जल्दी से, वीडियो को 1 मिनट रोक के सोचिए, सोच लिए? चलिए अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाया करिए अपना भी, कि निम्नलिखित वस्तुओं में शुद्ध पदार्थ कौन से हैं। आपके बर्फ़ तो केवल पानी से बना होगा तो शुद्ध है। लोहा सिर्फ लोहे से बनेगा, शुद्ध है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है तो HCl भी शुद्ध है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी आपके शुद्ध हैं, और पारा ये भी क्या है? शुद्ध है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अशुद्ध कौन कौन सा था इसमें? तो बचा, जो बचा वही, जैसे आपका क्या बच गया? दूध बच गया है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बच गया है, ईंट बच गया है, लकड़ी बच गया है, वायु बच गया है, तो ये सब क्या हैं? ये सब अशुद्ध हैं, और ये सब क्या हैं? शुद्ध हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान कीजिए। इसमें कौन सा विलयन है, ठीक है। तो देखिए एक ऑप्शन है मिट्टी, क्या विलयन है? बी समुद्र जल, क्या विलयन है? वायु, क्या विलयन है? कोयला विलयन है? सोडा विलयन है? तो इसमें से कौन सा विलयन है? चलिए बताइए, वीडियो को पॉज करके सोचिए, फिर आंसर देखिएगा, तुरंत आंसर देखने लगते हैं। चलिए आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कैसे है ये। देखिए पहला की बात करते हैं कि मिश्रण, सॉरी, इन मिश्रणों में विलयन है, ठीक है। समुद्री जल, अब ये विलयन कैसे है? क्योंकि इसमें क्या घुला हुआ है? नमक घुला हुआ है और जल, ठीक है। इसके अलावा और ढेर चीज़ें हैं, पर मैं जो मान रहा हूँ बस उसको, ठीक है। उस तरीके आपका सोडा जल, ठीक है ना, इसमें भी सोडा और वाटर घुला हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या हैं? ये सब विलयन के प्रकार हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो चलिए बताइए, नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट, स्टार्च विलयन। तो इसमें से टिंडल प्रभाव को वही दर्शाएगा जो कोलाइड होगा, और कोलाइड कौन होगा? अब वो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए आप लोग देखेंगे तो है ये, दिमाग तो लगाएंगे नहीं। तो देखिए दूध, बिल्कुल दूध हो गया, रक्त हो गया, ये सब क्या है? कोलाइड है, ठीक है, तो ये इफेक्ट दिखाएंगे। स्टार्च विलयन ये भी दिखाएगा क्योंकि ये कोलाइड विलयन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो 10 क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में क्या करिए? वर्गीकृत कीजिए, क्लासिफाइड करना, ठीक है। चलिए करते हैं क्या करके, ठीक है। देखिए जो आपका पहला सोडियम है, ये आपका तत्व है, क्या बच्चों? तत्व, ठीक है, एलिमेंट।
ये क्या है, ये मिश्रण है आपका, क्या है, मिश्रण। चीनी का घोल, ये भी आपका मिश्रण है। चांदी, ये आपका एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका यौगिक है, कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है, ये भी एलिमेंट है, टीन। सिलिकॉन क्या है, ये भी एलिमेंट है। कोयला, ये आपका मिश्रण है, ठीक है। वायु, ये भी मिश्रण है। साबुन, ये आपका कंपाउंड है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जो मीथेन देखिए, मीथेन भी आपका कंपाउंड है, यानी कि यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका यौगिक है। रक्त, ये मिश्रण है, ठीक है। चलिए मैं आपको पूरा आंसर दिखा रहा हूँ एक साथ। देखिए यहाँ पे पूरा किया गया, ठीक है। इधर तत्व, यौगिक और मिश्रण। देखिए तत्व में कौन से हैं, सोडियम, चांदी, टीन, सिलिकॉन। यौगिक में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, साबुन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया था। मिश्रण देखिए चीनी का घोल, मिट्टी, वायु, कोयला और रक्त, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन परिवर्तन रासायनिक है। बस इसमें आपको रासायनिक परिवर्तन को क्या करना है कि देखना है, ठीक है। देखिए पहला देखिए बच्चों, पौधों की वृद्धि, तो सोचिए क्या होगा, ये रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं है, तो बिल्कुल है ये रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो ये है लोहे में जंग लगना, ये भी बताइए बच्चों, तो ये भी क्या है आपका रासायनिक। देखिए सी वाला देखिएगा कि लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। खाना पकना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। भोजन का पचना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल से बर्फ बनना, नहीं ये नहीं है। जल से बर्फ बनना, बर्फ से जल बनना, ये नहीं है। मोमबत्ती का जलना, हाँ ये भी है, ठीक है। चलिए और देखिए और कुछ है, नहीं, अब आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये आंसर में क्या कह रहा है कि पौधे में वृद्धि होना रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, खाना पकना रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, ठीक है बच्चों। लेकिन जल से बर्फ बनना ये नहीं था आपका, ठीक है ना। और एक तो ऑप्शन और था जिसमें वो कंकड़ मिला रहे थे, ठीक है। बच्चों ये अध्याय 2 भी आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया है, हर एक क्वेश्चन को पूरी मेहनत और लगन से करवाया है, ठीक है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।